हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। अगर आप लोग बीएस सेकेंड सेमेस्टर में और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं और एग्जाम देने वाले हैं 2026-27 में और आपका पेपर एमसीक्यू बेस पर होने वाला है, तो आज का ये महा मैराथन क्लास आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर के आ गई हूँ जो इस बार आप लोगों के एग्जाम में आने वाला है। अगर अभी तक आपने एग्जाम की कोई तैयारी नहीं की है और आपको काफ़ी ज़्यादा टेंशन है, तो आप इस एक वीडियो को एंड तक देखकर अपने एग्जाम की पूरी तैयारी कर सकते हैं। और आपके सिलेबस की टोटल 8 यूनिट्स को ऑलरेडी हमने कंप्लीट करा दिया है, तो आप प्लेलिस्ट को चेक करके अपनी क्लासेस भी कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। चलिए आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। देखिए, दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। Which poetic form is traditionally associated with a 14-line structure? तो कौन सी जो पोएम है वो बनी होती है 14 लाइन स्ट्रक्चर वाली होती है, यानी कि 14 लाइन की बनी हुई होती है। तो जो पोएम आप 14 लाइन वाली पढ़ते हैं वो होती है सोनेट। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। मैं आपको यूनिट नंबर 1 में सारी चीज़ें पढ़ा चुकी हूँ। आपके सिलेबस में टोटल 8 यूनिट्स दी गई हैं और सब मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। आप लोग अगर चाहें तो अपनी सारी यूनिट्स को देखकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके एमसीक्यूज वहीं से बनेंगे एग्ज़ाम में। तो आपने अभी तक एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की है तो आप इस वीडियो से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए शेक्सपियरियन सोनेट कंसिस्ट ऑफ। कंसिस्ट मतलब बनी हुई, यानी बनी होती है। तो शेक्सपियरियन सोनेट किसके बनी होती है? तो 3 क्वाट्रेंस एंड एक कपलेट। 3 क्वाट्रेन होते हैं 4-4 लाइन के और एक कपलेट होता है 2 लाइन का। कुल मिलाकर 14 लाइन हो जाती है शेक्सपियरियन सोनेट में। सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, द राइम स्कीम ऑफ ए पेट्रार्कन सोनेट इज। तो पेट्रार्कन सोनेट का राइम स्कीम होता है ए बी बी ए बी ए बी बी ए बी बी ए सी डी ई सी डी ई। मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ आपके सिलेबस में ऑन हिज ब्लाइंडनेस, रिटन बाय जॉन मिल्टन। वो एक पेट्रार्कन सोनेट है जिसको इटालियन सोनेट भी कहा जाता है। उसका राइम स्कीम यही है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एन इलेजी इज primarily रिटन टू एक्सप्रेस मोर्निंग एंड और लेमेंटेशन। इलेजी का मतलब शोक, शोक वाली कविता, शोक वाली पोएम जिसमें पोएट शोक मनाते हैं, दुख मनाते हैं किसी के मर जाने पर, डेथ हो जाने पर। तो इलेजी पोएम एक्सप्रेस करती है मॉर्निंग यानी दुख या तकलीफ। लेमेंटेशन या मॉर्निंग का मतलब शोक मनाना, दुख या तकलीफ हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। आपका नेक्स्ट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। विच पोएम बाय थॉमस ग्रे इज ए फेमस इलेजी। तो इन 4 पोएम में से, यानी 4 ऑप्शन में से कौन सी पोएम थॉमस ग्रे की बहुत ही फेमस इलेजी पोएम है? तो आपके सिलेबस में दी गई है एलेजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, जो कि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ये थॉमस ग्रे की बहुत ही फेमस एलेजी पोएम है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एन ओड इज जनरली एड्रेसेस टू। ओड भी एक फॉर्म ऑफ पोएट्री है, तो इसमें क्या एड्रेसेस होता है, यानी किस चीज़ के बारे में ये संबोधित करती है? तो ओड पोएम में किसी पर्सन, ऑब्जेक्ट और आइडिया की तारीफ की जाती है, प्रेज यानी तारीफ की जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, विच पोएट रोट ओड टू ए नाइटिंगेल। तो ओड टू ए नाइटिंगेल जॉन किट्स ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, एन एपिक इज कैरेक्टराइज्ड बाई। तो एपिक में क्या होता है? एपिक भी एक फॉर्म ऑफ पोएट्री है। ये भी एक तरीके की पोएम होती है जिसमें किसी हीरो के, किसी बहुत ही ग्रेट हीरो के डिट्स का वर्णन होता है। तो ग्रैंड नरेटिव अबाउट हीरोइक डिट्स। ऑप्शन नंबर सी राइट है। आप यूनिट नंबर 1 पढ़ लीजिएगा, आपको सब कुछ डिटेल में समझ आ जाएगा। हम यहाँ पर फटाफट से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपिक। तो यहाँ पर पैराडाइज लॉस्ट एपिक पोएम है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है।
अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए ड्रामेटिक मोनोलॉग इज ए पोएम इन विच। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या होता है, एक सिंगल स्पीकर होता है जो कि एड्रेसेस ए साइलेंट लिसनर, जो कि संबोधित होता है एक साइलेंट लिसनर से, यानी कि उसके सामने लिसनर ऐसे होते हैं जो साइलेंट हो, जो सिर्फ सुनते हैं, बोलते नहीं हैं। तो एक सिंगल स्पीकर होता है जो बोलता जाता है और साइलेंट लिसनर होते हैं जो केवल उसकी बातों को सुनते रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है, विच पोएम इज़ ए फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो माई लास्ट डचेस जो आपके सिलेबस में दी गई है, ये बहुत ही फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग है। और ड्रामेटिक मोनोलॉग भी एक फॉर्म ऑफ पोएट्री है, यानी पोएम का एक तरीका, एक रूप है, जो कि यूनिट नंबर 1 में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ है, हु रोट माई लास्ट डचेस। माई लास्ट डचेस को लिखा है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला इंपॉर्टेंट MCQ है, एलिरिक पोएम मेनली एक्सप्रेसेस। तो इसमें पर्सनल फीलिंग्स एंड इमोशन होती हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इन रिटन इन। देखिए, पैराडाइज लॉस्ट भी एक पोएम है जॉन मिल्टन की। तो ये किस में लिखी गई है, यहाँ पर देखो दिया गया स्टैंजा फॉर्म, 4 स्टैंजा फॉर्म दिया गया है। इसमें से ये पोएम किस स्टैंजा फॉर्म में लिखी गई है, ये स्टैंजा फॉर्म के बारे में मैं आपको यूनिट नंबर 2 में पढ़ा चुकी हूँ। पैराडाइज लॉस्ट को लिखा गया ब्लैंक वर्स में। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला है, द टर्म इलेजी ओरिजिनेटेड फ्रॉम। तो ये ग्रीक लिटरेचर से आया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिसिडास बाई मिल्टन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। लिसिडास एक पोएम है जॉन मिल्टन की, किसका एग्जाम्पल है, तो ये इलेजी पोएम का एग्जाम्पल है, ये एक इलेजी पोएम है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है, ए लिरिक पोएम वाज ओरिजिनली मीन टू बी। तो एक लिरिक पोएम का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है, देखिए, संग विद म्यूजिकल एकोम्पैनीमेंट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द लिसनर इन ए ड्रामेटिक मोनोलॉग जेनरली। तो लिसनर जो होते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग में, वो रिमेन साइलेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल फीचर ऑफ एन एपिक। तो पर्सनल ग्रीफ ओनली। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। ओ टू द वेल्ड वाइंड वॉज रिटन बाई, इसको किसने लिखा है, तो इसको शैली ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है, द स्पीकर इन ए ड्रामेटिक मोनोलॉग ऑफन रिवेल्स। तो जो स्पीकर होता है, जो स्टोरी में बोलता है, यानी ड्रामेटिक मोनोलॉग में जो अपनी कहानी सुनाता रहता है, जो स्पीकर है, वो ऑफन क्या रिवेल करता है, उसके जो लिसनर होते हैं वो उसकी बातों से क्या समझ पाते हैं। तो स्पीकर अपने बातों से अपने लिसनर को अपने खुद के कैरेक्टर के बारे में इनडायरेक्टली बता देता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है, व्हाट इज़ ए हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट एक स्टैंजा फॉर्म है जो कि 2 लाइन का राइमिंग कपलेट होता है, 2 राइमिंग लाइन्स इन एम्बिक पेंटामीटर, यानी ये एम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। एम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ यूनिट नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच राइम स्कीम इज यूज्ड इन ए हीरोइक कपलेट। देखो, 2 लाइन का होता है, ठीक है, 2 लाइन अगर है, पहली लाइन दूसरी लाइन, लास्ट का वर्ड इस वाले लास्ट वर्ड के साथ मैच करता है, तो पहली लाइन ए होगी तो दूसरी भी ए होगी, तो इसलिए ए इसका राइम स्कीम होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है, विच पोएट इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद हीरोइक कपलेट। अलेक्जेंडर पोप काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे हीरोइक कपलेट से, यानी वो हीरोइक कपलेट्स में लिखा करते थे। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगला इंपॉर्टेंट आपका MCQ है, ब्लैंक वर्स इज। तो ब्लैंक वर्स अनराइम्ड एम्बिक पेंटामीटर होता है, यानी ब्लैंक वर्स एक ऐसा स्टैंजा फॉर्म होता है जो एम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, लेकिन ये अनराइम्ड होता है, यानी इसमें कोई राइम स्कीम नहीं होती। राइम स्कीम अगर आप नहीं जानते तो यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 आप ज़रूर देखिएगा, मैंने वहाँ पर आपको डिटेल में पढ़ाया है। अगला है, द स्पेंसेरियन स्टैंजा कॉन्टेंट्स। कॉन्टेंट मतलब बना होता है, तो स्पेंसेरियन स्टैंजा में 9 लाइन्स होती हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला है, हु इन्वेंटेड द स्पेंसेरियन स्टैंजा। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, पढ़ लीजिएगा। स्पेंसर अगर आ रहा है नाम में तो स्पेंसेरियन स्पेंसर के नाम से ही बना है, तो एडमंड स्पेंसर के नाम पर ही स्पेंसेरियन स्टैंजा है, क्योंकि इन्होंने ही इसको शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है।
अगला इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ ए स्पेंसेरियन स्टैंजा। तो इसकी राइम स्कीम ऑप्शन नंबर ए देखिए, ए बी ए बी बी सी बी सी सी, ये राइम स्कीम होती है। अगला है, द फाइनल लाइन ऑफ ए स्पेंसेरियन स्टैंजा इज कॉल्ड। 8 लाइन यानी 9 लाइन होती है, तो नीचे की जो लास्ट वाली लाइन होती है उसको एलेक्जेंड्राइन कहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला है, एन एलेक्जेंड्राइन कंसिस्ट ऑफ, यानी कि स्पेंसेरियन स्टेंजा का लास्ट लाइन एलेक्जेंड्राइन जो है वो किसका बना होता है, 12 सेलेबल्स का। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला है, टर्जारेमा वाज फर्स्ट यूज बाई, तो इसको यूज़ किया था सबसे पहले दांते ने अपनी बहुत ही फेमस बुक डिवाइन कॉमेडी में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला है, टर्जारेमा इज कंपोज्ड ऑफ, तो ये लिखा जाता है टर्जारेमा को 3 लाइन स्टेंजा, यानी ये 3 लाइन का स्टेंजा होता है, इसमें 3 लाइन्स होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है, द राइम स्कीम ऑफ टर्जारेमा इज, तो टर्जारेमा का भी मैं आपको पूरा एग्जाम्पल देकर पढ़ा चुकी हूँ यूनिट नंबर 2 में। इसकी राइम स्कीम होती है ए बी सी बी सी डी सी, इस तरीके से कंटिन्यू चलती रहती है। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच वर्क इज़ फेमस फॉर यूजिंग टर्जारेमा। तो टर्जारेमा के लिए कौन सा वर्क बहुत ज़्यादा फेमस है, तो दांते का डिवाइन कॉमेडी। अगला है, विच स्टेंजा फॉर्म इज यूज्ड इन द फेरी क्वीन। तो फेरी क्वीन में कौन सा स्टेंजा यूज हुआ है, तो इसमें स्पेंसेरियन स्टेंजा यूज हुआ है। ऑप्शन सी राइट है। अगला है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ ए पोएम कॉल्ड। तो सेंट्रल आइडिया होता है जो पोएम का, उसको थीम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। यूनिट नंबर 3 में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, थीम रिफर्स टू। तो थीम क्या रिफर करता है, किसी भी पोएम का मेन आइडिया और मैसेज रिफर करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। हर एक चीज़ के बारे में मैं डिटेल में आपकी यूनिट्स जब पढ़ा रही थी, जब उसकी वीडियो मैंने अपलोड की तो मैं पढ़ा चुकी हूँ। जिन बच्चों ने यूनिट्स अपनी पढ़ी होगी उन्हें अपने एमसीक्यूज इजीली समझ आ रहे होंगे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द पैटर्न ऑफ एंड राइम्स इन ए पोएम इज नोन एज। तो द पैटर्न ऑफ एंड राइम्स यानी किसी भी पोएम में जो लास्ट का वर्ड होता है अगली किसी भी लाइन के लास्ट वर्ड के साथ मैच करता है तो एक राइम बनती है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको राइम स्कीम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द राइम स्कीम ए बी इज कॉमनली फाउंड इन। तो ये अल्टरनेट राइम होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। और जब आप विलियम शेक्सपियर का सोनेट पढ़ते हैं तो आपको उसमें ए बी सी डी इस तरीके से राइम स्कीम मिलता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है, ए स्ट्रेट सेलेबल इज। स्ट्रेट सेलेबल का मतलब होता है जब भी कोई बात हम बोलते हैं तो उस पर ग्रेटर इम्फेसाइज यानी कि जोर लगाते हैं। प्रोनाउंस विद ग्रेटर इम्फेसाइज यानी जोर लगाकर जब हम बोलते हैं तो वो स्ट्रेट सेलेबल होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट है, अनस्ट्रेट सेलेबल इज। तो अनस्ट्रेट सेलेबल में जोर लगाकर नहीं बोलना होता, वो जल्दी हम बोल लेते हैं। तो देखिए मैंने यूनिट नंबर 3 में आपको स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेट सेलेबल के बारे में भी पढ़ा दिया है। अनस्ट्रेट सेलेबल होता है गिवन लेस एम्फेसाइज यानी कम जोर देना। ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच मैट्रिकल फूड कंसिस्ट ऑफ एन अनस्ट्रेट सेलेबल फॉलोड बाय ए स्ट्रेट सेलेबल। तो वो एम्ब होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जस्टापोजिशन मीन्स। तो जस्टापोजिशन का मतलब होता है प्रेजेंट ऑफ कंट्रास्टिंग आइडियाज साइड बाय साइड, यानी जब हम किसी भी चीज़ को कंट्रास्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। यूनिट नंबर 3 में आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ। अगला है, द पर्पज ऑफ जस्टापोजिशन इज टू। तो ये आपके सिलेबस में दिया गया है यूनिट नंबर 3 में। तो जस्टापोजिशन का पर्पस होता है क्रिएट कंट्रास्ट एंड कंपैरिजन। तुलना करने के लिए, कंट्रास्ट के लिए ये क्रिएट किया जाता है, किसी भी दो चीज़ों की तुलना करने के लिए। यानी कि उजाले का अगर हम तुलना अंधेरे से करें तो क्या है, कंट्रास्ट है, कंपैरिजन हो रहा है। उसी तरीके से ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, नेगेटिव कैपेबिलिटी इज ए टर्म एसोसिएटेड विद। तो देखिए जॉन किट्स। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। अगला क्वेश्चन है, नेगेटिव कैपेबिलिटी मीन्स। तो नेगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब होता है एक्सेप्टिंग अनसर्टेनिटी विदाउट सीकिंग
डिफिनाइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु रोड द लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री, तो इसको लिखा है W.B. ईस्ट ने, ऑप्शन नंबर सी राइट है। ये पूरी पोएम मैं आपको डिटेल में समझा कर पढ़ा चुकी हूँ। आपका नेक्स्ट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री वॉज पब्लिश्ड इन, तो ये पोएम पब्लिश्ड हुई थी 1890 में, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है, 1890 में। अगला है, व्हाट डज द पोएट प्लान टू बिल्ड एट इनिसफ्री, तो एक कॉटेज ऑफ क्ले एंड वेटल्स, यानी क्ले और वेटल्स का वो एक घर बनाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच लिटरेरी मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद ईस्ट इन दिस पोएम, तो इस पोएम में मतलब W.B. ईस्ट किस लिटरेरी मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, तो रोमांटिक लव ऑफ नेचर, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है, द वर्ड इनिसफ्री सिम्बोलाइजेज, इस पोएम का टाइटल इनिसफ्री क्या सिंबल मतलब किस चीज़ का प्रतीक है, तो ये पीसफुल आइडियल वर्ल्ड का सिंबल है, जिसमें पोएट लंदन की गलियों से थक चुके हैं, शोर शराबे से थक चुके हैं, और वो एक ऐसी जगह चाहते हैं जहां वो तन्हा रहें, अकेले रहें और एक सुकून से रह सकें, किसी चीज़ का शोर शराबा ना हो, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल मैसेज ऑफ द पोएम, द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री का मेन जो सेंट्रल मैसेज है वो है, नेचर प्रोवाइड्स इनर पीस एंड स्पिरिचुअल कंफर्ट, जो नेचर है वही एक इनर पीस प्रोवाइड करता है, स्पिरिचुअल कंफर्ट प्रोवाइड करता है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है, हु रोड ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये पोएम भी मैं आपको पूरी पढ़ा चुकी हूँ, इसके राइटर हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है, व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम ब्रेक ब्रेक ब्रेक, तो इसका मेन थीम है ग्रीफ एंड लॉस, यानी दुख और खोना। पोएट ये पोएम तब लिखते हैं जब इनके बहुत ही खास दोस्त की डेथ हो जाती है, तो ये अकेले हो जाते हैं, दुनिया में खुद को बहुत अकेला महसूस करते हैं, तब वो एक पोएम लिखते हैं ब्रेक 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 अपने दोस्त की याद में। द पोएम ब्रेक 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 वॉज रिटन इन मेमोरी ऑफ, किसकी याद में ये पोएम लिखी गई है, आर्थर हेलम, ये पोएट के दोस्त थे, इनकी याद में लिखी गई, ऑप्शन नंबर डी राइट है आपका। अगला है, व्हाट कंट्रास्ट इज शोन इन द पोएम, इस पोएम में किस चीज़ को कंट्रास्ट किया है पोएट ने, तो पोएट सॉरोज एंड अदर हैप्पीनेस, पोएट का दुख और दूसरों की खुशियाँ, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है, व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पोएम ब्रेक ब्रेक ब्रेक, इस पोएम का टोन क्या है, तो बहुत ही मिलानकॉलिक यानी उदासी वाला है, मोर्नफुल है, शोक मनाने वाला है, ऑप्शन नंबर सी राइट है, क्योंकि पोएट काफ़ी उदास हैं। अगला है, हु रोड द डैफोडिल्स, डैफोडिल्स किसने लिखा, तो ये पोएम भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में डैफोडिल्स की जगह पर विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस दी गई है, जो मैं पढ़ा चुकी हूँ और उसका भी इम्पॉर्टेंट MCQs अपलोड कर चुकी हूँ। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द पोएम बेगिंस विद द पोएट वांडरिंग लाइक ए, तो पोएम की शुरुआत में पोएट किस तरीके से अपने आप को बताते हैं, तो क्लाउड की तरह यानी बादलों की तरह, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला है, व्हाट डिड द पोएट सडनली सी, तो फिर पोएट को अचानक से क्या दिख जाता है, तो द होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, डैफोडिल्स के सुनहरे पौधों का पूरा एक झुंड दिख जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है, द डैफोडिल्स आर कंपेयर टू, तो डैफोडिल्स को उन्होंने कंपेयर किया था किससे, पूरी पोएम मैंने आपको पढ़ाई है, आपने पढ़ी होगी तो आपको याद होगा, पोएट ने डैफोडिल्स को मिल्की वे में जो स्टार हैं जिनको गिना नहीं जा सकता, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आसमान में तारे हैं जिनको नहीं गिना जा सकता, काउंटलेस हैं, वैसे ही डैफोडिल्स को भी नहीं गिना जा सकता, पोएट उसको कंपेयर करते हैं स्टार से, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है, व्हाट वेयर द डैफोडिल्स डूइंग, तो डैफोडिल्स क्या कर रहे हैं, तो डांसिंग इन द ब्रीज, हवा में डांस कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है, द पोएम इज आल्सो नोन बाई इट्स फर्स्ट लाइन, आई वंडर्ड लॉनली एज ए क्लाउड, पोएम इस नाम से भी जानी जाती है, जो कि इस पोएम का फर्स्ट लाइन है। अगला है, विच पोएटिक डिवाइसेस इन यूज्ड इन फ्लैटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, तो इस लाइन में पोएट ने कौन सा फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइस यूज किया है, तो पर्सोनिफिकेशन, यानी कि पोएट कहते हैं कि
ये जो डैफोडिल्स के पौधे हैं हवा में डांस कर रहे हैं, जबकि डांस पौधे नहीं कर सकते। पोएट कहते हैं कि वो अपना सर हिलाकर डांस कर रहे हैं। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन आ जाता है, यानी कि उन्होंने मानव की तरह तुलना कर दी कि इंसान ही सर हिला सकता है, तो उन्होंने पौधे की तुलना इंसानों से कर दी। तो पर्सोनिफिकेशन होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोसोडी मेनली डील्स विद। तो प्रोसोडी के बारे में पढ़ा चुकी हूँ आपको यूनिट नंबर 8 में। तो प्रोसोडी डील करता है मीटर, रिदम, राइम एंड साउंड पैटर्न पर, यानी इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी हम करते हैं प्रोसोडी में कि किसी भी पोएम में रिदम, मीटर, राइम स्कीम और साउंड पैटर्न क्या होता है। तो ये सब प्रोसोडी के मेन क्या हैं, एलिमेंट हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है स्टेंजा ऑफ 4 लाइन इज कॉल्ड। तो 4 लाइन का स्टेंजा क्वैट्रेन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है विच फूड इज रिप्रेजेंटेड एज डार्डम। तो ये एम्ब होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है द रेपिटेशन ऑफ सिमिलर वॉवेल्स इज कॉल्ड। तो ये आपका क्या होगा, जब वॉवेल्स के साउंड का रिपीटेशन होता है तो वो एसोनेंस होता है, ऑप्शन बी राइट है। ये प्रोसोडी में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगला है द रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इज कॉल्ड। तो ये कॉन्सोनेंस होता है, यानी कि जब कॉन्सोनेंट का रेपिटेशन होता है साउंड का तो उसको कॉन्सोनेंस कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है द रेपिटेशन ऑफ इनिटियल कॉन्सोनेंट साउंड इज। तो ये एलिट्रेशन होगा। उसके बाद नेक्स्ट है एन एम्स कंसिस्ट ऑफ। तो एम्ब बना होता है ऑन स्ट्रेट्स एंड स्ट्रेज। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है ए ट्रॉची कंसिस्ट ऑफ। तो ट्रॉची बना होता है स्ट्रेज फिर ऑन स्ट्रेट्स। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज रेटोरिक। तो रेटोरिक होता है द आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग एंड राइटिंग, यानी लिखने या बोलने की जो अच्छी कला होती है उसको रेटोरिक कहते हैं। यूनिट नंबर 8 में मैं आपको ये भी पढ़ा चुकी हूँ। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है हु इज नोन एज द फादर ऑफ रेटोरिक। फादर ऑफ रेटोरिक है एरिस्टोटल, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है विच ऑफ एरिस्टोटल्स रेटोरिक अपील्स फोकसेज ऑन इमोशन। तो जो एरिस्टोटल की जो रेटोरिकल अपील है जो कि इमोशन पर फोकस करती है वो पैथोस है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको यूनिट नंबर 8 में पढ़ा चुकी हूँ। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विच रेटोरिकल अपील इज बेस्ड ऑन लॉजिक एंड रीजन। तो ये लोगोस है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इथोस रिफर्स टू। इथोस होगा आपका क्रेडिबिलिटी एंड कैरेक्टर ऑफ द स्पीकर, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है द टर्म परसुएशन इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद। तो ये रेटोरिक होता है, यानी कि ये जो वर्ड है ये रेटोरिक से ही जुड़ा होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। यूनिट नंबर 8 पढ़ेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। अगला है द स्टडी ऑफ रेटोरिक मेनली कंसर्न। तो ये होगा ए परसुएसिव कम्युनिकेशन, यानी कि रेटोरिक का मतलब ही है मतलब अच्छी कम्युनिकेशन करना, एक बोलने की या लिखने की अच्छी कला। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है रेटोरिक वाज ओरिजिनली डेवलप्ड इन। तो ये डेवलप हुई थी एंशिएंट ग्रीस में, ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला है द अपील टू द ऑडियंस सेंस ऑफ एथिक्स इन। तो जो ऑडियंस जो अपील जो होती है जो कि नैतिकता पर बेस्ड हो वो इथोस है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको जितने भी एमसीक्यूज बताए हैं आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, और आपके सिलेबस में जितनी भी पोएम दी गई है उसके लिए मैंने अलग इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की वीडियोस अपलोड की हैं, क्योंकि मैंने इस वीडियो में सारे एमसीक्यूज जो हैं पोएम्स के उनको कवर नहीं किया। तो आप उनके लिए वो वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें मैंने सारे पोएम्स के एमसीक्यूज को कवर किया है। तो इन 2 वीडियोस को देखकर आप एग्जाम की अच्छी तैयारी कर लेंगे। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।